अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप एंड सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में। जितने भी एनिमल्स जानवर होते हैं उनकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो क्या कि इसकी जो बैरूनी लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। प्लांट्स में सबसे बैरूनी सेल वॉल होती है। उसके नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। अब ये है सेल वॉल और अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं हम। तो डिफरेंस यही है, एनिमल्स में सबसे बाहर वाली लेयर है, कवरिंग है, और प्लांट्स में क्या है? जो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। कंपोजिशन इसकी क्या है कि किन किन चीज़ों से ये बनी हुई है? सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है 60 to 80%, लिपिड्स होते हैं 20 to 40%, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मारूजी के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कितनी पाई जाती है, कितनी परसेंट होती है, लिपिड्स कितने परसेंट होती है, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, कि इसकी साख्त जो होती है कैसी होती है। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैनी बायोलॉजिस्ट मतलब कि बहुत से साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया और फिर जाके उन्होंने क्या किया, उसकी स्ट्रक्चर को वो डिफाइन किया कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है किन किन चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहले जो मॉडल बयान किया गया वो क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसका था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये मॉडल क्या है? सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम, सैंडविच का मतलब होता है दरमियान, सैंडविच दरमियान। ये बताती हूँ कि इसको सैंडविच क्यों नाम दिया गया। प्रपोज्ड बाय डेविसन, डैनियल एंड रॉबर्टसन, मतलब के 3 साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया। कब? 1935 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मुश्तमिल होती है लिपिड बाई लेयर सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। जो लिपिड की बाई लेयर, बाई का मतलब क्या होता है? 2, बाई मीन 2। तो 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं वो सैंडविच मतलब के दरमियान में होती हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये है लिपिड की लेयर्स, एक ये लिपिड की लेयर है और दूसरी ये है। ये जो है दरमियान में धसी हुई हैं, बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। अब ये है आउटर प्रोटीन लेयर और ये वाली है इनर प्रोटीन लेयर। इसके दरमियान जो घुसी हुई चीज़ होती है वो कितनी लेयर्स होती हैं? लिपिड की 2 लेयर होती हैं। इसी वजह से इसका नाम रखा गया सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, ये जो आपको मैंने पढ़ाया था उसका फॉस्फोलिपिड्स था। फॉस्फोलिपिड में हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक और उसकी जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। इसी वजह से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लिपिड की लेयर्स हैं तो इसका जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक और इसकी टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। उसके बाद है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड प्रेजेंट इन सेलुलर ऑर्गेनेलीज। जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर उनमें ये पाई जाती है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसको इग्नोर क्यों किया गया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया गया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप आई उनमें जब इनको स्टडी किया गया तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड, उन्होंने ज़ाहिर किया दैट लिपिड बाई लेयर इज़ नॉट सैंडविच्ड, कि जो लिपिड की लेयर्स होती हैं वो सैंडविच नहीं होती। उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किसी और तरीके से होती है, ऐसे नहीं होती। तो इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट किया गया। फिर दूसरा मॉडल बयान किया गया वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से है और उसमें लिपिड की बाई लेयर सैंडविच है या नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है दूसरा।
इसमें क्या होती है, प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसमें प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसमें तो ये था कि प्रोटीन एक यहाँ थी, दूसरी यहाँ थी, तीसरी, सारी ऐसे ऐसे वो तरतीब से जुड़ी हुई थी कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन इसमें प्रोटीन की लेयर्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। प्रोटीन आर नॉट कन्फाइंड टू सरफेस। उसमें क्या था, एक ऊपर वाली थी और एक नीचे वाली थी, उसके अंदर लिपिड की लेयर्स थी। लेकिन जो प्रोटीन होती है वो इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं कन्फाइंड टू सरफेस नहीं होती, मतलब कि सरफेस के ऊपर नहीं होती, बैरूनी या अंदरूनी सरफेस के ऊपर नहीं होती, बल्कि क्या होता है वो जहाँ कहीं उनकी मर्जी होती है वो एडजस्ट हो जाती हैं। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक मैनर। जो प्रोटीन होती है वो एम्बेडेड धंसी होती है इन लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की दो तह हैं। इधर भी लिपिड की दो तह होती हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट किसी और तरीके से होती है, वो आपको डायग्राम से बताती हूँ। मोज़ेक मैनर में ये क्या होती हैं, प्रोटीन जो होती है लिपिड की दो लेयर्स के दरमियान धंसी होती है। मोज़ेक का क्या मतलब होता है, खूबसूरत तरीके से। अब जैसे कि आपने देखा होंगे, अगर एक गाय होती है वो बिल्कुल स्याह होती है, उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर उस स्याह में उसके ऊपर वाइट कलर के धब्बे आ जाए कहीं कहीं पे, तो वो बहुत प्यारी लगेगी। तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही होता है, जो प्रोटीन होती हैं वो कहीं कहीं पे लिपिड की बाई लेयर्स में धंसी होती हैं एक धब्बों की तरह से। तो एक मोज़ेक मैनर उसको कहते हैं। मोज़ेक मैनर मतलब कि खूबसूरती के अंदाज में वो अरेंज हुई होती हैं। इसको किसने प्रपोज किया था, मतलब कि इसको किस साइंसदानों ने, किन साइंसदानों ने इसको बनाया था? सिंगर था और था निकलसन। कब? 1972 में इस मॉडल को उन्होंने पेश किया। दिस डिस्कवरी लेड टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आल्सो हैव सम पोर्स फॉर सम सब्सटेंसेस। इसमें कुछ पोर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को गुजरने देते हैं। अब ये इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं, एक प्रोटीन जहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ये सारी एक उसमें कॉन्टिन्यूअस तरीके से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, इस तरीके से ये अरेंज हुई पड़ी हैं। और ये क्या है, एक ये लिपिड की ऊपर लेयर्स होती है, एक नीचे। ये है लिपिड की लेयर्स, जिसको हमने किसका नाम दिया, फास्फोलिपिड्स। अच्छा, ये जो आपको उसके येलो कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें लचक होती है, लेकिन ये रिजिडिटी होती है इसमें। कैसे रिजिडिटी होती है? ये जो होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसमें रिजिडिटी ना होती, वो जो क्या होती है, चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकेगी। फिर जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वो डेलिकेट होती है, बहुत नरम होती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। इसी वजह से क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है तो इसमें रिजिडिटी होती है, ये चीज़ों को सपोर्ट करती है। अब इसमें कुछ और भी आपको स्ट्रक्चर धागे की तरह की नज़र आ रही है। ये क्या है, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन है। उसके बाद ये जो ग्रीन तरह की छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। अब जो प्रोटीन के ऊपर मौजूद होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इधर आपने गौर करना है, जो प्रोटीन ये है जो बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, ये क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अगर हम क्या मिला दें, प्रोटीन, तो उसको जो ग्लाइको लफ्ज़ होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने प्रोटीन भी साथ मिला दी तो वो बन जाएगा ग्लाइको प्रोटीन। अगर हम क्या करें, इधर ये जो लिपिड्स की लेयर्स थी ये इनके साथ मिल गया तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। अब आपने इधर देखा है कि प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, कि एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ नहीं जुड़ी हुई। और प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं या प्रोटीन होते हैं वो कन्फाइंड टू सरफेस नहीं है, कि एक यहाँ प्रोटीन है, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और बाद में ये दरमियान में भी कुछ है, ये दरमियान में भी घुस आई है। तो इसका मतलब ये सरफेस पे नहीं है, वो तो थी एक सरफेस के ऊपर अरेंज हुई पड़ी थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, इसके काम क्या होते हैं। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट में कैसे, वाइटल रोल फॉर सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका किरदार होता है। वाइटल मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल फॉर टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट।
ये क्या करती है, चीज़ों को आने जाने के लिए एक ग्रेडियंट क्या करती है, मेंटेन करती है। ग्रेडियंट क्या होता है, एक जगह पे अगर चीज़ बहुत ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे कम होगी, तो उनके दरमियान क्या करती है, ग्रेडियंट प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है, कायम रखती है। इस तरीके से फ्लो ऑफ मटेरियल को मेंटेन करके, क्योंकि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। तो अगर इन चीज़ों को ये अंदर नहीं जाने देती तो अंदर चीज़ें कम है, बाहर ज़्यादा है, तो इसने क्या किया हुआ है, ग्रेडियंट कायम किया हुआ है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये किसके तौर पर एक्ट करती है, सिलेक्टिवली। सिलेक्टिव किसे कहते हैं, चीज़ों को हम क्या करते हैं, मुंतखब कर लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, चीज़ों को मुंतखब कर लेती है कि इसने मेरे अंदर से गुजरना है और उस चीज़ ने नहीं गुजरना, तो ये क्या करती है, पहले से सिलेक्ट कर लेती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। सेमी का मतलब कि कुछ चीज़ें उसमें से गुजर सकती हैं, कुछ नहीं गुजर सकती। पार्शली का मतलब भी जुज़वी होता है, इसका भी मतलब यही है कि कुछ चीज़ें गुजर सकती हैं, कुछ नहीं गुजर सकती। डिफरेंशियली का क्या मतलब है कि वो डिफरेंस रखती है चीज़ों में, कि कुछ चीज़ों को वो गुजरने देगी, कुछ को नहीं गुजरने देगी। तो इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इट ऑफर्स बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स, ये क्या करती है, एक बाड़ के तौर पर अमल करती है। बैरियर किसे कहते हैं, बाड़, मतलब कि रुकावट वो करती है, पैदा करती है, किसके दरमियान, सेल कंटेंट्स। फर्ज करें ये है सेल, अब सेल की जो अंदर की चीज़ें हैं सारी, इनके दरमियान और जो इनका बाहर का इन्वायरमेंट है, ये क्या है, इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट के दरमियान और सेल की जितना भी मवाद होता है, इसके दरमियान इसने क्या किया हुआ है, एक रुकावट पैदा की हुई है। एंड ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, फिर क्या होगा, इसके अंदर से सिर्फ वही चीज़ें जा सकेंगी जिसकी ये इजाज़त देगी, जिसकी ये इजाज़त नहीं देगी, उनको रोक देगी, वो चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी। अब कौन सी चीज़ें अंदर जाती हैं और कौन सी नहीं जाती, इजीली क्रॉस जो हो जाती हैं वो स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि गैसेज हैं, या फिर न्यूट्रल होती हैं, जिस तरह वाटर है, ग्लूकोज है, ये भी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आसानी से गुजर जाती हैं। लिपिड सॉल्युबल, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके ऊपर लिपिड का कोट लगा होता है, वो अपने ऊपर लिपिड का कोट लगा देती हैं, इसी वजह से कि ये मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाएं, तो ये आसानी से गुजर जाती हैं। जो चीज़ें नहीं गुजर सकती वो कौन सी होती हैं, या तो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, या फिर उनके ऊपर चार्ज लगा होता है। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि Na+ है, ये फिर सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, इन्हें मुश्किल होती है। फिर इन्हें क्या करना पड़ता है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह की, फिर इन्हें एनर्जी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब भी जाके ये सेल के अंदर जा सकेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है ट्रांसपोर्ट का, कि जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है। अच्छा, एक लफ्ज़ है ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है ट्रांसमिशन, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जिस तरह हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हमने देनी होती है तो हम क्या करते हैं, TCS वगैरह करवाते हैं, तो वो क्या होती है, किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है। या हम क्या कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम खुद जा रहे होते हैं, तो हमारी भी क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। लेकिन जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, वो होती है वेव्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे हम क्या करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, वो क्या जो आवाज़ होती है वो वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब किसी भी मुल्क में बैठा हुआ जो इंसान होता है वो दूसरे इंसान से बात कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें वेव्स जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, तो हम क्या उसे कह सकते हैं, उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। तो जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है ये कैसे होता है, इसमें पैसिव भी होती है और एक्टिव भी। पैसिव क्या होती है, पैसिव कहते हैं सुस्त को, पैसिव किसे कहते हैं, सुस्त, और एक्टिव किसे कहते हैं, चुस्त। जिसमें चुस्ती होगी उसे हम कहेंगे ये एक्टिव है, और जो पैसिव जो सुस्ती दिखाएगा वो क्या होगा, पैसिव। मूवमेंट ऑफ मटेरियल विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब है कि एनर्जी को खर्च किए बगैर क्या होगा, इसमें एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं होगी, और उस मैकेनिज्म को, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है।
चीज़ें जो ज़्यादा जगह पे होती हैं वो आसानी से कम जगह की तरफ आ सकती हैं, उन्हें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो इसी वजह से हम क्या है उसे कहते हैं पैसिव। जिस तरह आप देखते होंगे जैसा कि पानी बुलंदी पर होता है तो वो आसानी से नीचे की तरफ बहता है, उसमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती। जैसे हम वो होते हैं, हम अपने एग्जांपल ले लें, हम क्या करते हैं सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो हम आसानी से नीचे उतर आते हैं। तो हमारा ऊपर जाना क्या है एनर्जी का इस्तेमाल वो एक्टिव होगा, और हमारा नीचे आना एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर वो क्या होगा पैसिव। मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और लो टू हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे चीज़ें कम होंगी मटेरियल कम होगा वहाँ से ये ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो फिर उन्हें एनर्जी खर्च लाजमी करना पड़ेगी। इस चीज़ को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये होती है पैसिव। तो इसमें आपने फ़र्क याद रखना है, ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। इसके अलावा क्या होता है, ये जो होती है पैसिव अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ये फॉलो करती है। कैसे कि अगर एक जगह पे चीज़ें हैं थोड़ी हैं और दूसरी जगह पे ज़्यादा हैं तो इस चीज़ को क्या कहते हैं ग्रेडियंट, तो इसको ये फॉलो करती है। लेकिन जो एक्टिव होती है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करती। उसके बाद है कि ये डाउन हिल होती है, मतलब कि नीचे की तरफ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी सीढ़ी की कि हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, और ये क्या है अप हिल, मतलब कि सीढ़ी के ऊपर जाना। तो ये क्या होती है नॉन सेलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव मतलब इस चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करती। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें सिलेक्ट नहीं करेगी, चीज़ें जो होगी बाहर की वो ऐसे ही खुद ब खुद अंदर आ जाएंगी, वो क्या होगी पैसिव। लेकिन जो एक्टिव होती है, एक्टिव में क्या होगा वो सिलेक्ट करेगी, सिलेक्टिव होगी, वो चीज़ों को पहले देखेगी कि ये मेरे अंदर इसने आना है या नहीं, फिर वो जाके उसको इजाज़त देगी कि हाँ ये इस आने के काबिल है। Many substances not needed constantly enter the cell through passive transport. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सेल के अंदर जाने के लिए किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद होती है एंडोसाइटोसिस। एंडो का क्या मतलब होता है अंदर, एंडो मीन इंटर, या आप इसे कह सकते हैं अंदर, और साइटोसिस किसे कहते हैं मूवमेंट। किस चीज को कहते हैं मूवमेंट, हरकत, अंदर की तरफ जो हरकत होती है उसे क्या कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अब इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट भी इसे कहते हैं। बल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो मटेरियल आ जाता है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये बल्क ट्रांसपोर्ट है। मेम्ब्रेन जो होती है वो हेल्प करती है किस में, टेक इन मटेरियल, मटेरियल को अंदर आने में मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो कैसे, उसको इनफोल्ड करती होती है मेम्ब्रेन। इनफोल्ड कैसे, फर्ज करें ये मटेरियल बाहर का है और यहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मटेरियल जो है ये अंदर इसके साथ आएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है टू टेक इन मटेरियल, इस मटेरियल को अंदर आने में हम मदद करती है। कैसे, ये अंदर से कुछ अंदर की तरफ घुस जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, मतलब कि अंदर की तरफ दब जाती है। तो जैसे ही ये इनफोल्ड होगी फिर क्या होगी, ये वैक्यूल बनाएगी। कैसे वैक्यूल बनाएगी, पहले थोड़ी सी ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, उसके बाद ये मज़ीद इनफोल्ड हो जाती है, फिर क्या होता है ये यहाँ से ऐसे हो जाती है, यहाँ से फिर ये मेम्ब्रेन दोबारा से इस तरह बन जाती है, और ये वाला हिस्सा जो है ये अंदर चला जाता है, इसको क्या कहते हैं वैक्यूल। तो इस तरीके से ये क्या होती है सेल की वो होती है ट्रांसपोर्ट होती है। इस अमल को क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं सॉलिड, सॉलिड चीज़ों को अंदर ले जाना क्या कहलाता है उसको फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन क्या होता है, फैगो मीन सॉलिड, सॉलिड चीज़ों का अंदर की तरफ जाना क्या कहलाता है फैगोसाइटोसिस। इसको हम क्या लिखेंगे ईटिंग, क्योंकि हम जो चीज़ खाते हैं वो सॉलिड ही होती है। हम जो चीज़ ऐसे लिक्विड होती है हम उसे ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने पानी खाया है, हम ऐसे ही कहते हैं कि हमने कोई खुराक खाई है, हमने रोटी खाई है, हमने गोश्त खाया, हम इस तरह कहते हैं। जो पाइनोसाइटोसिस होती है, पाइनो का क्या मतलब होता है लिक्विड, तो इसमें आप क्या करेंगे लिक्विड चीज़ों को लेंगे अपने अंदर।
या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, लिक्विड चीज़ों को अपने अंदर लेती है, उस अमल को कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। और इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग। मतलब क्या है, हम पानी का ऐसे ही कहते हैं कि हमने पानी पिया है, हम ये तो नहीं कहते कि हमने पानी खाया है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन जो होती है ये पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी पैगाम का। तो क्या होगा, कुछ सेल जैसा कि नर्व सेल हैं या मसल सेल हैं जिस्म के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। मतलब कि नर्व इम्पल्स को भेजते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर फॉर कोऑर्डिनेशन। अब हमारे जिस्म में बहुत से नर्व सेल्स होते हैं और मसल सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, भेजते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। किस लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब कि पूरे जिस्म के दरमियान राब्ता बहाल करने के लिए, राब्ता रखने के लिए वो क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। अगर ये नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ना जाती तो हमें किसी भी चीज़ का पता ना होता, हम ऐसे कोरे के कोरे बैठे होते, हम सुन भी ना सकते, हम देख भी ना सकते, हमें किसी चीज़ का एहसास भी ना होता। तो ये जो नर्व इम्पल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, जिस्म के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना। जिस तरह हम क्या करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, हम एक दूसरे के दरमियान राब्ता रख रहे होते हैं, तो ये भी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं नर्व इम्पल्स। और इस तरह की हरकत को, इस तरह के राब्ते को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसपोर्ट का आपको समझ आ गया होगा कि उसमें मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन में नर्व इम्पल्स जो होती हैं या उसमें वेव्स जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल। तो फिर अल्लाह हाफिज़।